बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुखलिसाना और बेलौस सिफारती कोशिशों के बायस अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला किसी न किसी तौर पर जारी है, लेकिन इस अहम और फैसलाकुन पेशरफ के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान गहरी बदएतमादी अब भी बरकरार है और हर कदम एहतियात और शकूक व शुबहात के साए में उठाया जा रहा है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले हालिया राबितों ने इस अमल को आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन अब मुज़ाकरात का अगला दौर ईरान के शहीद रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद तक मौखर कर दिया गया। पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक दोहा में पाकिस्तान और कतर ने सालसी का किरदार अदा करते हुए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कारों से अलग अलग मुलाकातें की। उन मुलाकातों में न सिर्फ स्विट्जरलैंड में होने वाली साबिका बातचीत को आगे बढ़ाया गया, बल्कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के निकात पर भी पेशरफ्त हुई। कतरी वजारत खारजा ने भी इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि फरीकैन ने बात जारी रखने पर इत्तफाक किया और आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन मुकम्मल होने के बाद मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। ये सारी पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब खित्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है और हालिया हमलों के बाद हालात अब भी कशीदा है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत ने ईरान में शदीद रद्दअमल पैदा किया, जिसे ईरान भूला नहीं, और अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके खून का बदला लेने का ऐलान किया है। उस ऐलान ने न सिर्फ दाखिली फजा को मुतासिर किया, बल्कि मुज़ाकराती अमल पर भी उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि ईरानी क़यादत अब सिफारतकारी के साथ साथ ताकत के तासुर को भी बरकरार रखना चाहती है। अमरीकी सदर ने इस तमाम सूरत हाल में मोहतात उम्मीद का इजहार किया है। उनके मुताबिक ईरान का जौहरी अफजूदगी कम करना मस्बत पेशरफ्त है और दोहा में होने वाली मुलाकातें मस्बत रही हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि अभी किसी हतमी नतीजे तक पहुंचना कबल अज़ वक्त होगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका ने ईरान पर दबाव बरकरार रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि अमरीका सिफारतकारी के जरिए ही इस तनाज़े को हल करना चाहता है। इस पूरे मंजरनामे में अमरीकी नायब सदर JD वैंस का हालिया बयान भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका किसी वाज़ेह मकसद के बगैर ईरान में दोबारा फौजी कार्रवाई करने का ख्वाह नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह खबरदार किया कि ईरान ने अगर अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा तेज किया या बैनुल-अक़वामी जहाजरानी को खतरे में डाला तो अमरीका अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो सकता है। ईरान भी अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं कर रहा। एक तरफ जारहाना बयानात और जवाबी कार्रवाई के ऐलानात, तो दूसरी तरफ मुज़ाकराती मेज पे नरमी के इशारे भी मौजूद हैं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को ईरान में हालिया हमलों में मुतासिर होने वाले जौहरी मराकज़ तक रसाई नहीं दी जाएगी, जो आलमी सतह पर एक हसास मामला बन सकता है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये दावा भी किया कि स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत के दौरान ईरान के अपने $6 अरब के मुंजमद असासे हासिल करने के हवाले से पेशरफ्त हुई। मुंजमद असासों का मामला इस पूरी सिफारती कशमकश का एक मरकजी नुक्ता बन चुका है। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसके $100 अरब से ज़ायद के असासे मुख्तलिफ ममालिक में पाबंदियों के बायस मुंजमद हैं और उन तक रसाई उसकी अव्वलीन तरजीह है। एक रिपोर्ट की बताती है कि ईरान को अपनी मुंजमद रकूम का कुछ हिस्सा अमरीकी ज़रई मसनूआत खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन ये एक रकम बराह रास्त ईरान को मुंतकिल नहीं की जाएगी, बल्कि मखसूस मकासद के इस्तेमाल तक महदूद रहेगी। ईरान के वज़ीर ज़राअत ने भी ये इंदिया दिया है कि अगर कीमतें मुनासिब हुई तो ईरान अमरीकी ज़रई अजनास की खरीदारी पर गौर कर सकता है। दोहा मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती और खास तौर पर आबना हरमुज़ के मामले को गैर मामूली अहमियत हासिल रही, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम गुज़रगाह है। ईरान ने इंदिया दिया है कि वो जहाजरानी के लिए गुज़रगाह को मशरूत तौर पर महफूज बना सकता है, लेकिन उससे पहले उसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब अमरीका और उसके इत्तहादी इस गुज़रगाह को आलमी मफाद का हिस्सा समझते हैं, जिस पर किसी एक मुल्क के मुकम्मल कंट्रोल को कबूल नहीं किया जा सकता। उन मुज़ाकरात में लबनान के हवाले से सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। ईरान ने दो टोक अल्फाज में इजराइल पर मफाहमती अमल को सबूताज करने का इल्जाम आयद किया और ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खत्ते में कशीदगी कम किए बगैर किसी बड़े मुआहदे पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा, जबकि अमरीका इस अमल को मरहलावार आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है। इन तमाम पेचीदगियों के दौरान पाकिस्तान और कतर का किरदार मजीद नुमाया हुआ। दोनों ममालिक न सिर्फ सालसी कर रहे हैं, बल्कि एक सह फरीकी फ्रेमवर्क के तहत मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को तेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक ने फरीकैन पर आर्जी मफाहमत के लिए दबाव भी डाला है, ताकि कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जा सके और मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ता ना हो। यूं दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाए। आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि ये सिफारती कोशिशें किसी पायदार हल की तरफ बढ़ती हैं या एक बार फिर खित्ता नई कशीदगी की लपेट में आता है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान
ईरान के लिए बरसों से मुंजमद अपने अरबों डॉलर के असासों तक रसाई गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह पैसा बैंक अकाउंट्स में महफूज नहीं, जिसके बायस ईरान के लिए उन तक रसाई हासिल करना आसान नहीं होगा। हालिया मफाहमती पेशरफ इस मामले के ऊपर एक मरकजी नुक्ते के तौर पर सामने आई, लेकिन यह सवाल अब भी बरकरार है कि यह पैसा अगर अमेरिका नहीं तो फिर चीन, भारत या इराक जैसे मुमालिक इसे ईरान के हवाले करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? ईरान के मुंजमद असासों की असल मालियत के बारे में भी वसूख से कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक यह रकम 27 अरब डॉलर से लेके 100 अरब डॉलर तक हो सकती है। ये तमाम फंड्स किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक और मालियाती निजामों में बिखरे हुए हैं। उनमें तेल की बरामदात से हासिल होने वाली आमदन, बिजली और गैस की फरोख्त की रकूम, बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स में मौजूद ज़खायर और ऐसे असासे शामिल हैं जो दहाइयों से कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस कहानी का आगाज 1979 से होता है, जब तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जे के बाद पहली बार ईरान के असासे मुंजमद किए गए। बाद के बरसों में कुछ रकूम मुआहिदों के जरिए जारी हुई, लेकिन बड़ी मिकदार अब भी मुंजमद है। फिर 2011 फिर 2012 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे खदशात के बायस इसे आलमी बैंकारी निजाम से अलग कर दिया गया और 2018 में अमेरिका की जौहरी मुआहिदे से अलहदगी के बाद पाबंदियां मजीद सख्त हो गई, जिसके बायस ईरान की अपने मुंजमद असासों तक रसाई मुश्किल हो गई। इस सवाल का जवाब यकीनन दिलचस्पी लिए हुए है कि यह फंड्स आखिर है कहां। इसका जवाब सादा नहीं। ईरान के मुंजमद असासों का सबसे बड़ा हिस्सा चीन में मौजूद है, जो उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है और अंदाजों के मुताबिक यह रकम 20 से 50 अरब डॉलर के दरमियान हो सकती है। इराक में ईरान की गैस और बिजली की बरामदात के बदले 10 से 15 अरब डॉलर के करीब रकम मौजूद है। जनूबी कोरिया के पास 6 अरब डॉलर 2023 में कतर मुंतकिल किए गए, लेकिन ईरान के इन असासों तक फौरी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। उसके अलावा भारत, जापान और यूरोपीय मालियाती मराकज़ में भी ईरानी फंड्स मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पास बराह रास्त ईरान के मुंजमद असासे कुछ ज्यादा नहीं और एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 2 अरब डॉलर है, लेकिन इसके बावजूद उन तमाम फंड्स के मुस्तकबिल का फैसला बड़ी हद तक अमेरिका के हाथ में रहता है। उसकी वजह मौशी पाबंदियां जो ना सिर्फ ईरान बल्कि उन तमाम ममालिक, बैंक्स और कंपनीज पर लागू होती हैं जो ईरान के साथ माली लेन देन करें, जिसके बायस चीन, भारत और इराक मोहतात है। हालिया मफाहमती पेशरफ में ईरान के लिए कुछ मुआशी रिलीफ की बात की गई, जिसमें तेल की बरामदात में नरमी, बैंकारी और इंश्योरेंस के निजाम तक महदूद रसाई और मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल के इम्कानात शामिल है। इसके साथ ईरान में तकरीबन 300 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान भी किया गया ताकि ईरानी मईशत बहाल हो, लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो ईरान को बराह रास्त नकद रकम नहीं देगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। अमली तौर पर देखें तो ये फंड्स ईरान तक मुकम्मल तौर पर मुंतकिल होना अब भी मुश्किल है। माहिरीन के मुताबिक ईरान शायद इन रकूम को मखसूस ममालिक के अंदर इस्तेमाल तो कर सके, लेकिन उन्हें आलमी सतह पे अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं होगा। ईरान पे आयद कुछ पाबंदियां अमरीकी कांग्रेस के कवानीन का हिस्सा हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पे खत्म करना सदर के इख्तियार में भी नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी रियायत दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे माजी में 2015 के जौहरी मुआहिदे के बाद ईरान को कुछ माली रिलीफ मिला, लेकिन बैनुल अक़वामी बैंक मोहतात रहे। फिर जब 2018 में अमरीका उस मुआहिदे से अलग हुआ तो वही पाबंदियां दोबारा नाफिज हुई और ईरान के उन फंड्स तक रसाई रोक दी गई। यही वजह है कि आलमी सरमायाकार और मालियाती इदारे अब भी किसी नए मुआहिदे पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते। हालिया दिनों में ईरान के सरकारी ज़राए ने दावा किया कि अमेरिका 12 अरब डॉलर जारी करने पर आमादा है, लेकिन अमेरिका ने उसकी तस्दीक नहीं की। उसके साथ एक और खदशा भी है कि ईरान के कुछ असासे खत्ते में होने वाले जंगी नुकसानात के मुआवजे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ईरान इस तासुर की दो टोक अल्फाज में तरदीद करता है। ईरान की मईशत के लिए मामला इंतहाई अहम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में ईरान की मईशत का हजम तकरीबन 475 अरब डॉलर था और मुंजमद फंड्स का कुछ हिस्सा भी अगर जारी हो जाए तो ईरान को कलील मुद्दती रिलीफ फराहम हो सकता है। इस वक्त मुल्क में गैर मुल्की करेंसी की शदीद किल्लत, दरामदात महदूद हैं, कारोबारी ऑर्डर्स ताखीर का शिकार है। ये रकम अगर दस्तयाब हो जाए तो ईरानी रियाल को सहारा मिल सकता है, दरामदात में आसानी हो सकती है, मालियाती दबाव कम हो सकता है, मईशत के बुनियादी मसाइल हल हो सकते हैं, अफराते ज़र, सनती जवाल, सरमायाकारी के मसाइल अंदरूनी इस्लाहात के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। यूं ईरान के मुंजमद असासे सिर्फ माली वसाइल नहीं बल्कि आलमी सियासत, पाबंदियों और ताकत के तवाज़ुन की एक पेचीदा कहानी बयान करते हैं, जहां पैसा मौजूद होने के बावजूद उन तक रसाई यकीनी नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद खत्ते में वक्ती तौर पे अमन कायम है, लेकिन हालात की गर्द जो है वो इसे मजीद कशीदा कर रही है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए हतमी नताइज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये वाज़ेह है कि ताकत के तवाज़ुन में हल्की सी भी तब्दीली बहुत सारे ममालिक के लिए
बहुत सारी चीजें जो हैं उसके दूर रस असरात छोड़ेगी। खलीजी रियासतों का सबसे बड़ा खदशा यह है कि इन मुज़ाकरात की वजह से कहीं ईरान को जरूरत से ज्यादा रियायतें न मिल जाएं। वो इसलिए भी तशवीश का शिकार है कि मुआहदे में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी का वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद नहीं। खलीजी ममालिक के बैलिस्टिक मिसाइल से खौफ की वजह यह है कि ईरान ने उन बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से ही मैदान जंग में अपनी बरतरी साबित की। यह जिक्र करना भी दिलचस्प है कि अमेरिका अब ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पे नरमी दिखा रहा है, जबकि कभी उस पर पाबंदी आयद करने की तरजीहात अमेरिका की होती थी। इस तब्दीली ने खलीजी दारुल हुकूमतों में यह सोच पैदा की कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी तरजीहात को नजरअंदाज कर सकता है। इसके बावजूद यह कहना कि इस तनाज़े में सबसे ज्यादा नुकसान खलीजी रियासतों का हुआ एक सादा सा तज्जिया होगा, क्योंकि माहिरीन के नजदीक यह तस्वीर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। खलीजी ममालिक ने न सिर्फ सूरत हाल का इदराक करते हुए अपनी पॉलिसी में लचक पैदा की, बल्कि वो बतदरीज एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, बल्कि उनका दायराकार मुआशी और सिफारती मफादात का इहाता करता है। दूसरी तरफ एक राय यह भी है कि इस कशीदगी ने तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है, और अगर इसने कर ली होती तो खलीजी ममालिक के लिए हालात कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। और इस पूरे मंजरनामे में मौजूद मुफाहमत ने खलीजी ममालिक के लिए नुकसान कम किया। जंग के दौरान होने वाले नुकसान अपनी जगह, लेकिन एक तवील तसादुम इन ममालिक की मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके मुआशी मंसूबों को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। गुज़श्ता बरसों में सयाहत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में की गई सरमायाकारी एक गैर यकीनी माहौल के बायस दांव पर लगी। यूं ये सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या खलीजी ममालिक जंग की मजीद कीमत भी अदा कर पाएंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए मुजव्वज़ा फंड की बात हो या नुकसानात के अजाले के मुतज़ाद मुतालिबात हों, सूरत हाल एक ऐसे पेचीदा माली और सियासी अदम तवाज़ुन की तरफ बढ़ चुकी है जिसमें अदायगी उनके लिए मजीद खतरात पैदा कर सकती है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ये सरमायाकारी अगर मुश्तरका इक्तिसादी मफादात में बदलती है तो ये ईरान के रवैये को महदूद करने का एक जरिया भी बन सकती है। इस तमाम मंजरनामे में आबनाए हरमुज़ फिर मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी है, जिसे ईरान मुज़ाकरात में दबाव के तौर पे इस्तेमाल करता आया है। कुछ ममालिक ने मुतबादिल रास्ते तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन सबके पास यकसा मौके नहीं। ज़्यादा इम्कान तो यही है कि खलीजी ममालिक आबनाए हरमुज़ में खुलेआम किसी फीस या कंट्रोल की मुखालिफत करेंगे, लेकिन अमली सतह पर आलमी उसूलों के तहत किसी महदूद और मुनज़्ज़म इंतज़ाम को कबूल कर सकते हैं। और इस पूरी सूरत हाल का दिलचस्प पहलू यह है कि ईरान और अमरीका दुनिया के खास तौर पे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने का इंदिया दे चुके हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि हालिया जंग में इजराइल अपनी सियासी और सिफारती तवानाई का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका, जबकि उसने मगरबी दबाव और खास तौर पे अमरीकी नाराजगी का सामना किया। खलीजी ममालिक ने निस्बतन मोहतात और अमली हिकमत अमली इख्तियार की, जिसमें तसादुम से गुरेज और ताल्लुकात को मतवाज़िन रखा गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खलीजी ममालिक के मसाइल खत्म हो गए, बल्कि उनके लिए असल चैलेंज अब शुरू हुआ है, जहां उन्हें एक ऐसे इलाकाई निज़ाम की तश्कील पर गौर करना होगा जिसमें ना सिर्फ ईरान शामिल हो, बल्कि उसके असर और रसूख को मुतवाज़िन भी रखा जाए। उसके लिए बाहमी हम आहंगी कलीदी हैसियत रखती है जो अब तक कमज़ोर दिखाई देती है। वसाइल, सिफारती रवाबित, स्ट्रेटेजिक अहमियत के बावजूद अगर ये ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार नहीं करते तो उनकी अफरादी ताकत जो है वो महदूद हो सकती है, जो इनफरादी तौर पे कमज़ोर हो चुकी है। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक नए मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, जहां सिक्योरिटी की बजाय बाहमी मफादात के ऊपर बात होगी। और इस तब्दीली में मौके भी हैं, खतरात भी। अगर खलीजी ममालिक अपनी पोजीशन को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करें, पॉलिसी साजी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर करें, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। यूं कहना मुश्किल है कि इस जंग में फातेह कौन रहा, शिकस्त किसकी हुई। हकीकत यह है कि खलीजी ममालिक ने बड़े पैमाने पर नुकसान बर्दाश्त किया और मुमकिन है कि अब कुछ कीमत भी अदा करें, लेकिन उन्होंने साथ ही एक ऐसे मरहले में दाखिल होने का मौका भी हासिल किया जहां वो अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर सके। चुनाचे ये कहना गलत नहीं कि मशरिक़ वस्ता बड़ी तब्दीलियों से दोचार होगा और मुमकिन है कि ईरान का खित्ते में किरदार गैर मामूली जाए। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। Stay with us. Welcome back. नाज़रीन, इब्तदाई के अंदर जिस मंजरनामे का अहाता किया गया है उसी मंजरनामे पर तफसीली बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है डीन एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए ईरान अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, जो MOU साइन हुए और उसके बाद जो अगला डेलीगेशन जाना था, बैठ के गुफ्तगू शुनीद होनी थी, कोई हासिल हुसूल उसका निकाला जाना था, सैंक्शंस के बारे में बात होनी थी, आगे के फ्रेमवर्क के बारे में होनी थी, डायल्यूशन के बारे में होनी थी कि किस हद तक यूरेनियम को अफजुदा किया जा सकता है और उसे डायलूट किया जा सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों अतराफ में अभी भी रिफ्ट दिखाई दे रहा है, बयानात के अंदर भी तजाद दिखाई दे रहा है, एक दूसरे पे तंज के नश्तर भी बरसाए जा रहे हैं। एक रिफ्ट है जो बाकायदा तौर पे मौजूद है, बयानात में उसकी अक्कासी होती है और टेबल टॉक भी नहीं हो पा रही। तो इस ज़मन के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का वो किरदार जो सिफारतकारी के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से और दोनों में एतमाद की बहाली के हवाले से किया गया है, वो मुस्तकबिल करीब में किस सूरत में अदा किया जाएगा?
देखिए, सारा प्रोसेस तो काफी डिफिकल्ट है। एमओयू तक तो एक लिहाज से हम कहें कि वो काफी रिलेटिवली इजी था, कि उनको एक बेसिक फ्रेमवर्क पे लेके आगे, एक अंडरस्टैंडिंग पे लेके आगे कि अब बैठ के हमने बातचीत करनी है। लेकिन जो आगे कॉम्प्लेक्स निगोशिएशंस है वो टेक्निकल लेवल की है। आप जैसे कह रहे थे न्यूक्लियर की बात कर लें, या सैंक्शंस की बात कर लें, या कॉन्फ्लिक्ट लेबनान की बात कर लें, ये बहुत जो है डीप रूटेड डिस्ट्रस्ट है तीनों पार्टीज का, इजराइल का, यूनाइटेड स्टेट्स का, ईरान का। तो इस पे कंसेंसस लाने के लिए काफी वक्त चाहिए होगा, तहम्मुल चाहिए होगा सारी पार्टीज को। तो पाकिस्तान का रोल तो जिस तरह से पहले हम मीडिएटर का रोल कर रहे थे, हम फैसिलिटेटर का कर रहे थे, कि जब कोई इरिटेंट जरा बढ़ने शुरू होते थे कि दोनों पार्टीज को, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान को, इजराइल को तो अभी तक हमने उसमें नहीं शामिल किया और शायद होंगे भी नहीं, लेकिन दो पार्टीज को टेबल पे लाके और बाकी जो रीजनल कंट्रीज है उनकी सपोर्ट से हमने कोशिश, एक तरफ से डायरेक्शन तो दी हुई है, मतलब खाली पाकिस्तान में नहीं, बाकी सारे कंट्रीज की सपोर्ट के साथ। तो ये एक पेचीदा है मामला, जो फाइनल एग्रीमेंट की तरफ अगर हम कहें कोई डायरेक्शन होगी तो ये टाइम लगेगा कुछ इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक नया अलायंस बन रहा है, रीअलाइनमेंट हो रही है, खत्ते में सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, और इस ज़िमन के अंदर बहुत सारे लोग इशारा ये देते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, उसके अलावा कतर, सऊदी अरेबिया और मिस्र, ये एक नया अलायंस बनाएंगे और ये इस खत्ते की सिक्योरिटी के हवाले से जामिन होंगे और नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। और इसी बुनियाद के ऊपर ईरान ने भी अरब ममालिक को एक ऐसे ही फ्रेमवर्क की बात की जिसमें यह कहा गया कि हम आगे चल के ये सारा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें बुनियादी सवाल ये है कि इस अलायंस के बनने में क्या चीजें रुकावटें होंगी, और बिलखुसूस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पाया तकमील तक पहुंचने का किरदार इस सारे मंजरनामे में किस हद तक जरूरी होगा? देखिए, सिक्योरिटी रीओरिएंटेशन तो होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी इन सारे कंट्रीज ने सफर किया है और कुछ लेसन्स हर कंट्री ने ड्रॉ किए हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव्स आपने देखेंगे। तो गल्फ कंट्रीज हो गए, ईरान हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, ये सारे के सारे अपने अपनी सिक्योरिटी जिस तरह से इस रीजन को देखते थे, उसमें तब्दीली तो आएगी। लेकिन जहां तक हम कहें कि अगर कोई नेटो टाइप अलायंस बनेगा, तो हमें ये चीज भी देखनी है कि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं इनका आपस में और ईरान के साथ काफी डिस्ट्रस्ट है। तो ये नॉर्मलाइजेशन रिलेशन जो नॉर्मलाइज होने में काफी टाइम लग सकता है उसके अंदर। अब तीसरी बात जो आपने कहा कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है या पॉजिटिव उसकी ट्रेजेक्टरी होती है, तो फिर क्या होगा? तो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें अपने जहन में रखने चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी इस रीजन को अबैंडन नहीं करेगा, उसके इधर बेसिस है, उसके इंटरेस्ट है। इजराइल वहां पर है, इजराइल भी नहीं चाहेगा यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन से निकल जाए। तो ईरान बेशक मुतालबे कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करे। वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, उसको भी पता है कि वो इजराइल जब तक इस रीजन के अंदर जिस तरह से अपनी पॉलिसीज कर रहा है, वो उसको यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट के बाद बगैर और फिजिकल प्रेजेंस के बगैर वो ये अपनी जो पॉलिसीज जो है वो इसको पुश नहीं कर सकता इस रीजन में। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड रीजन है जिसके अंदर विद इन रीजन और फिर ईरान का इस रीजन के साथ और फिर यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एक्स्ट्रा रीजनल पावर, बिकॉज वो इजराइल उनके एक बहुत क्लोज अलाय हैं। तो ये काफी डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। बड़ा मुश्किल है कि कोई ये कन्वर्जेंस इस पे हो सके, और कोई गल्फ कंट्रीज के अंदर भी कोई इस तरह से लग नहीं रहा कि जब ये, अगर हम फर्ज कर लें कि सारा अमन प्रोसेस जो है एक लॉजिकल एंड पे पहुंच जाए, अगर हम फर्ज कर भी लें, लेकिन उनके अपने इंटरनल डिफरेंसेस काफी है। हमने पास में देखा है, कतर सऊदी अरब का देख लें, सऊदी अरब यूएई का देख लें, तो काफी मुश्किल है। डिस्टेंट फ्यूचर में क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से उनके ताल्लुकात हैं, काफी मुश्किल ये है कि कोई इस तरह का रीजनल अलायंस गल्फ कंट्रीज के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब जहां तक आपने बात की, आपने कहा कि इस खत्ते के अंदर से अमेरिका नहीं निकल सकता, उसके मफादात हैं, उसके अड्डे मौजूद हैं, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की उसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। लेकिन हालिया एक रिपोर्ट बताती है
पेंटागन के कुछ इशारे बताते हैं, उनके डीप स्टेट के कुछ लोग इस ज़िमन के अंदर गौर खोज कर रहे हैं कि हमें मशरक़ वस्ता से अपनी बिसात को किसी हद तक लपेटना चाहिए, लेकिन कुली तौर पे नहीं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जिस हद तक इस जंग के अंदर उनका नुकसान हुआ, वो चाहे डिफेंस सिस्टम के हवाले से हो, चाहे उनके रडार सिस्टम के हवाले से हो, चाहे उनकी बेसिस के हवाले से हो, चाहे हैंगर्स में खड़े हुए उनके जहाज़ों के हवाले से हो, तो ये मुस्तकबिल में भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से यहां से सामान लपेटा जाए और उसे इजराइल शिफ्ट किया जाए और वहां पे डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए। अगर ये मंजरनामा होता है तो ये फिर अरब ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर कौन सी ज़रब लगाएगा? बिल्कुल, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट का जिस तरह से आउटकम हम देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की वल्नरेबिलिटीज तो काफी जाहिर हो गई कि उनके बेसिस जिस तरह से अटैक किया ईरान ने और काफी हद तक उनको नुकसान भी पहुंचाया, तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक रियलाइजेशन है कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस या जितना मर्जी वो अपने डिफेंस सिस्टम्स यहाँ लगा लें तो शायद वो इस चीज को फुली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बाकी रह गया सवाल अगर इसराइल में शिफ्ट करने के, इसराइल के पास ऑलरेडी जैसे आयरन डोम हो गए और डिफेंस सिस्टम्स हो गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स की उसको फुल सपोर्ट थी। और फिर रीजनल कंट्रीज के अंदर जितने भी रडार्स और एंटी मिसाइल सिस्टम्स वगैरह यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाए हुए थे, जॉर्डन में हो गए, बाकी कंट्रीज में हो गए। उसके बावजूद आप देखें कि इसराइल की वल्नरेबिलिटी कोई इस तरह से नहीं हुआ कि वो इनवल्नरेबल हो गया, ईरानियन मिसाइल्स वगैरह वहां पेनिट्रेट किए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से काफी सारे लेसन्स शायद यूनाइटेड स्टेट्स भी लेगा, इसराइल भी लेगा और ईरान और बाकी गल्फ कंट्रीज भी लेंगे। बाकी रह गया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंटरनल डिबेट है कि इसमें विड्रॉ करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का फ्यूचर रोल क्या होगा। वो जैसे आपने कहा, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे काफी डीप है यूनाइटेड स्टेट्स के, और गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन से जाए, स्पेशली जो की प्लेयर्स हैं। आपने रिसेंट पास में लास्ट ईयर देखा जब ट्रम्प साहब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस परचेजेस की कमिटमेंट की थी यूनाइटेड स्टेट्स से, क्योंकि उनका आपस में भी एक कंपटीशन है। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर पावर तो है, ग्लोबल पावर तो अभी भी है, तो ये कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है, वो बिलियन डॉलर्स के जो मुआहदे किए गए थे ट्रम्प के साथ और इन अरब ममालिक ने किए, जिसमें किसी ने 800 मिलियन के मुआहदे किए, किसी ने बिलियंस के मुआहदे किए और वो मजमूई तौर पे ट्रिलियंस तक जाने की बातें हो रही थीं। तो अब मौजूदा सूरत हाल में जब मुआशी तौर पे नुकसान उसका भुगत चुके हैं अरब ममालिक और उनकी साख भी किसी हद तक मुतासिर हुई है और वो मजीद एलाइज बने रहने के हवाले से भी सोच विचार का शिकार हो चुके हैं और पुराने इत्तेहादियों की तरफ भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी अपनी सिफारतकारी के मोड तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस ज़िमन के अंदर वो जो पुराने एग्रीमेंट्स थे या किए गए वादे वईद थे वो किस हद तक पूरे होने के इम्कानात हैं या उस पर बैक फिट जाने के कितने खदशात हैं? अफेक्ट तो होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी एज अ सिक्योरिटी गारंटर इस रीजन के लिए वो क्रेडिबिलिटी काफी अफेक्ट हुई है, तो एक इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन इनकी सिक्योरिटी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है गल्फ कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर और काफी इसकी हिस्ट्री है, डीप रूटेड हिस्ट्री है, तो ये कहना कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो शायद नहीं होगा इसके ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है फिलहाल तो ये रहेगा, लेकिन बैलेंस कहीं ना कहीं आ जाएगा किसी हद तक कि ये गल्फ कंट्रीज ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के लिए भी सोचेंगे और बाकी किसी और तरीके और रिलेशंस अपने किस तरह से मैनेज करने ईरान के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ, वो उस पर भी वो काम करेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीटली अबैंडन करेगा या ये स्टेट्स चाहेंगी कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी यहाँ से निकल जाए, वो शायद मुश्किल लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं अबैंडन नहीं करेगा, लेकिन उस मुआहिदे को अगर गौर से देखा जाए तो उसकी पहली शर्त के अंदर यह शामिल है कि तमाम महाजों के ऊपर जंग बंदी होगी बशमूल लबनान के, जिसमें दोनों तरफ के जो एलाइज हैं उनको पाबंद किया जाएगा कि वो हर जगह पे जंग बंदी का मुजाहिरा करें और उसके ऊपर कायम व दायम रहें।
लेकिन लबनान का अगर आप महाज देखें, सिक्योरिटी जोन वहां पे बनाया जा रहा है, 10 लाख से ज्यादा आवाम जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वहां पे 3800 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, हिजबुल्लाह को सनब करने की कोशिश की जा रही है। उस सिक्योरिटी जोन की अगर वहां पे कंट्रोल देने की सूरत हाल भी है लबनानी हुकूमत को, तो उसकी भी स्क्रीनिंग जो है वो इजराइल करेगा कि उसके अंदर आया हिजबुल्लाह के लोग मौजूद हैं या नहीं होंगे। और इजराइल की जो हुकूमत है वो लबनानी हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करती है तो उसके अंदर हिजबुल्लाह मौजूद नहीं है, तो वो फ्रंट अगर खुला रहता है तो फिर दोनों अतराफ से अबेंडन किसकी तरफ से होगा? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल करेक्ट एक पिक्चर इसकी की है कि जो कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज है वो तो वहीं पर है, क्योंकि लेबनान और इजराइल का जो एग्रीमेंट है उसमें हिजबुल्लाह एक जो पार्टी है लेबनान के अंदर स्ट्रॉन्ग पार्टी, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि लेबनान एक सिविल वॉर की तरफ जाएगा। तो जब इस तरह का टर्मोइल यहाँ पर रहेगा तो फिर प्रोबेबली ये जितना भी हम कह रहे हैं पीस एग्रीमेंट वगैरह की बात करें उसमें काफी फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी आपने जैसे कहा आर्टिकल 1 की उसकी कहा वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज। और अगर सीज फायर हो भी जाता है और कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन हम इजराइल का एक रोल इस रीजन में देखते हैं कि गजा के अंदर भी बोर्ड ऑफ पीस बना, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। और इजराइल अपने आप को एक ग्रेटर इजराइल की तरह से देखता है कि वो ग्रेजुअली सीरिया में भी उन्होंने टेरिटरी कैप्चर की, गजा को उन्होंने किया और फिर लेबनान की भी उन्होंने करके एक अपना जोन बना लिया। तो उनकी जो लॉन्ग टर्म अगर ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो वो तो ग्रेटर इसराइल में देखते हैं, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन में रहे और ये रीजन टर्मोइल में रहे और इसराइल जो है ग्रेजुअली अपने एक्सपैंड करता रहे टेरिटरी। तो ये अगर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इसराइल का ये है, और हम देख भी रहे हैं जिस तरह से अनफोल्ड हुई है सिचुएशन, तो लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म कोई पीस सस्टेन होगा। सीज फायर हो सकता है, लेकिन जब तक ये सारी चीजें रिजॉल्व नहीं होती कॉम्प्रिहेंसिवली तो हम नहीं सब मेरा ख्याल है कि ये रीजन में पीस उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, पिछले दिनों में खबरें आई कि शाम के जो अबूरी सदर हैं अहमद अल-शरा वो अपनी फौज तैनात करेंगे लेबनान के बॉर्डर के ऊपर, और कहा यह जा रहा था कि इसके पीछे ट्रंप की सोच है कि ट्रंप अब लेबनान के महाज पे इजराइल को आगे नहीं करना चाहते, वो शाम को करना चाहते हैं। कुछ लोगों की सोच ये है कि इजराइल भी दबाव डालेगा शाम के ऊपर और वो दरूज कबाइल को इस्तेमाल करेगा इस प्रेशर टैक्टिक के तौर के ऊपर कि शाम इजराइल की जंग लड़े, और वही जो तौसी पसंदाना अजाइम है उसका लेबल हिजबुल्लाह के ऊपर लगा दिया जाए कि वो शाम के अंदर दरअंदाजी करना चाहते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर बैनुल अक़वामी सतह पे मौक़िफ़ में तब्दीलियां क्या वक़ू पज़ीर होंगी? देखिए, प्रॉक्सीज पहले भी बहुत सारे कंट्रीज इस रीजन के अंदर यूज करते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो उसका आउटकम हमने देखा है जो आजकल हम देख रहे हैं कि टर्मोइल बड़ा ही है। अब शाम के जो सदर है काफी कंट्रोवर्शियल उनका एक रोल रहा है, तो उनकी कैपेसिटी प्रोबेबली इस तरह से नहीं होगी कि वो डील कर सके। अगर इसराइल नहीं हिजबुल्लाह के साथ डील कर सका तो वो कैसे एक्सपेक्ट करें कि सीरिया शाम या इस वक्त जो रजीम है शाम की वो हिजबुल्लाह को कहीं रिस्ट्रेन कर सकेगी, उनको कंट्रोल कर सकेगी। ये एक विश लिस्ट है, सबलेट करने की कोशिश है ट्रम्प की ताकि वो इस मैस से निकल सके, इसराइल पे एक जरा प्रेशर कम हो के एक और एंटिटी जो है इसराइल के कलाए बन के वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़े। तो फिर वही बात चली जाती है कि ऑब्जेक्टिव पीस लाना है या मजीद टर्मोइल क्रिएट करना है। तो लगता यह है कि इस तरह प्रॉक्सीज को और इन्वॉल्व करके टर्मोइल को बढ़ाना है और आपस में लड़ाई जो इनके रीजनल कंट्रीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनके अंदर लड़ाई को बढ़ाना है। बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इस लड़ाई को मजीद हवा दी जाएगी और उस हवा का फायदा एक पॉलिटिकल नैरेटिव की सूरत जाएगा और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को उससे राम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अंजा साकिब साहिबा ने। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डेली टाइम्स वाशिंगटन DC की एडिटर दुर्र अकरम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। दुर्र अकरम साहिबा, आपका भी मैं मशकूर हूँ। अंजा साकिब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ईरान अमेरिका के हवाले से, कतर में होने वाले मुज़ाकरात में डिले किन वजूहात की बुनियाद पे है, और उसके अंदर अगर रुकावटें हैं तो वो कौन सी हैं, और उन रुकावटों में दूरी किस तरीके से हो सकती है?
देखें, अभी 2-3 चीजें हैं जो हमने अभी मद्देनजर रखनी है। एक तो ये कि अभी जो डील है ना, जो एवरीवन इज जस्ट कॉलिंग अ सीज फायर, ये करंटली सर्वाइव कर रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी डायरेक्ट मिसाइल एक्सचेंज नहीं हुआ और बोथ साइड्स ने अग्री किया है कि इसको अभी एक कोलैप्स नहीं कहना। लेकिन 2-3 चीजें जो नोट करने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात हम जो इस चीज को देखते हैं कि अभी ये पॉज जो हुई है टॉक्स के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा कंपोनेंट जो है ना वो ये है कि खामेनेई साहब के जो आयतुल्लाह खामेनेई थे, उनके जनाजे के लिए, फ्यूनरल प्रोसेशंस के लिए प्लस 4 जुलाई के लिए एक ब्रेक दी गई है, जो कि दुनिया को कम्युनिकेट किया हुआ है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि साथ ही एक जगह तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, दूसरी बात ये कि जहां तक ईरान के हवाले से भी हम कहते हैं कि जब ये फ्यूनरल जो ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ डेज लास्ट करेगा और 8 या 10 जुलाई के बाद फिर कोई चीजें हमें मामूल की तरफ होते हुए नजर आएंगी विथ रिगार्ड्स टू दीज टॉक्स। ये जो पब्लिक रप्चर है ना जी और स्ट्रक्चरल रप्चर, ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें। सो अभी जो करंट सिचुएशन लग रही है बज़ाहिर कि अमेरिका जो है इजराइल को किसी तौर पे अबैंडन कर रहा है, जो रीसेंट स्टेटमेंट्स थी जेडी वैंस की तरफ से भी, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी, लेकिन साथ साथ इजराइल भी एक पोजीशन जो कि बिल्कुल मैं कहूंगी कि रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस की पोजीशन से ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे उसकी डायरेक्ट जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्योंकि वो जो एक बज़ाहिर बहुत ज्यादा एक सपोर्ट थी ना अमेरिका के साथ से, वो हिस्टोरिकली जितने पब्लिक ब्लोअप्स थे अब ये प्रिडिक्टेड रियल टाइम रप्चर में आ गए। सो अगर आप JCPOA के टाइम पे इस चीज को ले जाएं, ओबामा की पहले भी नेतन्याहू के साथ 2015 के JCPOA के साथ यही था कि लार्जेस्ट मिलिट्री एड पैकेज दिया गया था $38 बिलियन का। सो अभी भी देखें एक रिकैलिब्रेशन है ये लेवरेज की, यहाँ पे एक इजराइल अभी भी बड़ा स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है क्योंकि देखें ऑब्वियसली वो तो ये कह रहा है कि जी ये MOU के टर्म्स हम पे लागू ही नहीं होते, वी आर नॉट अ पार्टी टू दिस MOU। दूसरी चीज जो एक बड़ी स्पॉइलर बन सकती है वो ये कि देखें MOU हमेशा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है ये। सो इट इज द स्टार्ट ऑफ अ प्रोसेस, लेकिन इट्स नॉट अ डिफिनिटिव डॉक्यूमेंट जो कि लेट्स से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत या किसी UNSC के किसी रोल के अंदर या किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत बाइंडिंग हो। सो अभी डेफिनेटली ये भी एक स्पॉइलर है। फिर अगेन जहां तक आज भी हमने देखा सीरिया दमास्कस के अंदर भी धमाके हुए हैं, जो ये फ्यूनरल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए पॉइंट बनेगा यानी आयतुल्लाह खामनेई साहब की जो आखिरी रसूमात हैं वो अहमियत की हामिल हैं और उससे एक नया पैगाम मिलेगा। दुर्रे अकरम साहिबा, जिस तरीके से हंजा साकिब साहिबा कह रही थी कि एक दूसरे के ऊपर मिज़ल हमले नहीं अभी तक हुए, यानी डायरेक्ट मिज़ल हमले नहीं हुए, अगर हम देखें मिज़ल हमले वो मिज़ाइलों की सूरत के अंदर तो नहीं हुए, लेकिन लफ्जी जो टोमोहॉक है वो कभी डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देते हैं ईरान की तरफ, और अगर हम अब्बास इराक़ची साहब को देखें तो उनका भी एक लफ्जी खुरमशहर जो है वो अमेरिका की जानिब गामजन होता है। तो वो डोमेस्टिक ऑडियंस के ऊपर जो उनके अजहान के ऊपर तबाही फैलाई जा रही है उसके असरात किस सूरत में निकलेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, आपको शायद याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब आपने मुझे बुलाया था तब भी मैं यही कहती थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो ट्वीट्स करते हैं हम सिर्फ उन्हें सिंगल आउट करते हैं कि वो बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम ये भूल जाते हैं या कन्वीनियंटली ओवरलुक कर देते हैं कि उसी तरीके की और शायद उससे भी ज्यादा सख्त जुबान जो कि उनका राइट है, बट राइट ऑफ रिप्लाई ईरान भी उसी तरीके से यूज करता है जिस तरीके से वॉशिंगटन DC से ये जुबानी हमले, अल्फाजी हमले किए जाते हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हो या इराक़ची साहब हो या गालिबाफ साहब हो या फिर पासदारान इनकलाब के और कोई कमांडर हो, अमेरिका से तो ज्यादातर ऐसी बातें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल से ही आती हैं। तो ये अमेरिका ईरान को या ईरान अमेरिका को पैगाम नहीं दे रहा। मेरी रीडिंग तो ये कहती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये अपने वोटर को कह रहे हैं और ईरान भी इसी तरीके से अपनी लोकल ऑडियंस को अपील कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत प्रेशर है दोनों ही मुल्कों की लीडरशिप के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वोटर को सेटिस्फाई करना है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी होती है उनकी कि वो लोकल पॉलिटिक्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, ओबामा के ऊपर अटैक करते हैं और एकदम बीच में एक वो लाइन इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर अटैक नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिलेगा, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लोग कहते हैं बात कहीं की सवाल चना और जवाब चावल,
लेकिन हकीकत में he is targeting his own voter base because he is very much concerned about the midterms, और उन्हें पता है कि इस टाइम उन्होंने जब तक ये बात बार बार बावर नहीं करानी अपने वोटर को कि मेरी डील ओबामा की डील से इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेने दूंगा, उनका पूरी जो स्ट्रैटेजी का इन्हिसार है, सेंटर्ड अराउंड है, वो यही एक लाइन है, और ये लाइन हमें बार बार एको होती हुई नजर आ रही है उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स में भी, उनकी प्रेस इंटरैक्शंस में भी। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। मेरा ख्याल ये है कि इसी तरीके से ईरानी लीडरशिप भी जब जो कुछ भी ट्वीट कर रही है तो वो बज़ाहिर जवाब ट्रंप को दे रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियंस जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनकी, और उनको राम किया जा रहा है। अंजा साकिब साहिबा, जिस तरीके से दुर्रे अकरम साहिबा भी बात कर रही हैं कि एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, और फिर उन्होंने ये कहा कि JCPOA हुआ और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि मैं ओबामा से बेहतर करूंगा। आपने हवाला दिया $38 बिलियन का। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मौकों पे ये कहते हैं कि वो जो $1 बिलियन फराहम किया गया ईरान को, उसी को उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया और उसी से अपने यूरेनियम को इनरिच किया। तो अब गुज़श्ता JCPOA के मुकाबले में ये एग्रीमेंट किस हद तक मुख्तलिफ है कि जिसमें $12 अरब डॉलर जो है वो देने की बात हो रही है, सैंक्शंस खत्म करने की बात हो रही है, $300 बिलियन के एक मुआशी फंड पैकेज की बात हो रही है जो अरब ममालिक उन्हें देगा, और अगर यूरेनियम को डायलूट करने की बात हो तो वो भी कहीं तीसरे मुल्क में नहीं होगा, वो भी ईरान के अंदर होगा। तो वो ऐसा कौन सा नुस्खा कीमिया है जो अब की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में है कि वो अवाम को ये बता सकें कि देखो ओबामा से बेहतर मैं कर चुका हूं और मैंने इनको रौंद भी डाला है और मैंने अमेरिका का तशख्खुस भी बहाल रख लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कुछ 2-3 बज़ाहिर जो कंपैरिजंस हैं JCPOA के टाइम से, उधर ना उस टाइम पे जहां तक न्यूक्लियर वाली बात है तो IAEA को अनलिमिटेड पावर्स दी गई थी। ठीक है। सेकेंडली वर्सेस नाउ कि अभी बड़े लिमिटेड पावर्स हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रीवियंसेस दैट इजराइल हैज इज के जो अभी MOU भी साइन हुआ है उसमें बज़ाहिर कोई इतनी बड़ी बात या इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल कोई इम्पैक्ट नहीं था विथ रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर। वो ज्यादातर बात जो हुई है इट्स रिगार्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड सीज फायर के हवाले से, और फिर अभी ये जो अब 60 डेज वाला पीरियड चल रहा है उसके अंदर बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हो रही है। एंड माइंड यू फिर भी कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं हुई है बिटवीन बोथ द पार्टीज। अच्छा, उस JCPOA के टाइम में एक और जो बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि वहाँ वेस्टर्न पावर्स का एक खासा इन्फ्लुएंस था। सो यूरोपियन पावर्स सच एज जर्मनी, फ्रांस, UK। इस टाइम पे हमने देखा है कि इकोनॉमिकली फ्रैजाइल स्टेट सच एज पाकिस्तान लेवरेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक कैपिटल एंड देन कतर, तो यहाँ पे अब एक जो रीइन्वेंट कर दी एक प्ले बुक ऑफ डिप्लोमेसी। यहाँ पे आई थिंक ट्रम्प के पास एक जो बड़ा एक जो लेट्स से एक हुक्म का एक एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड वो यही है कि एक इंडिपेंडेंट 3 थ्रेड जो स्ट्रेन पड़ रहा है इस पूरे के पूरे कनेक्शन में, वो ये है कि पाकिस्तान का राइज एज अ मीडिएटर और फिर एक मल्टीपोलर ड्रिफ्ट भी है। देखें, एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स लेस अबाउट ईरान पोजीशन बट मोर अबाउट के पूरा मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बदल गया है। सो गल्फ स्टेट्स एक्सप्लिसिटली अपनी रीफ्रेम कर रहे हैं अपनी एजेंसी को। वो JCPOA के टाइम बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी चीज, एट द एंड ऑफ द डे आप ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट जो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स है उन्होंने तो ये भी कहा है कि गल्फ स्टेट्स नाउ मोर देन एवर नीड टू मूव फ्रॉम अ पैसिव अडेप्टिंग टू इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब वो अपनी एजेंसी को रिक्लेम कर रहे हैं, वो रियलाइज कर चुके हैं कि जो बेसिस थे अब दे वर मोर लायबिलिटी देन एन एसेट। उसके अलावा मिडिल पावर्स जो हैं, सो नॉट जस्ट चाइना मगर जो दूसरे मिडिल पावर्स हैं जिस तरह मैंने मेंशन किया, पाकिस्तान है, कतार है, टर्की है, इजिप्ट है, वो एक डायनामिक एक डिफरेंट सिनारियो का वहाँ पे हमें जिक्र करने को मिलता है कि जहाँ पे एक नो सुपर पावर स्टेटस नॉनदलेस, मतलब ये कंट्रीज ने फिर भी एक इस तरह से अपने आप को प्लेस किया है कि वो एक ईरान के पास जो कंटेनमेंट चाह रहे थे या एक जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक पीस एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे वो भी अचीव हो गई। अमेरिका के खिलाफ एक डेटरेंट भी क्रिएट हो गया। अब अमेरिका 10 दफा सोचेगा किसी भी इस तरह के स्टेट को अटैक करने से पहले, बिकॉज अगेन एक चीज ईरान ने प्रूव कर दी, वो ना गजा है, ना वो सीरिया, लबनान,
लिबिया है. सो ईरान बीइंग अ रिलीजियस थियोक्रेसी, एक चीज तो ये पता चल गई कि आया वो आप बेरी हवाले से देख लें, लिंकन खड़ा कर यानी लें, रिटेलिएशन पॉलिसी के अगर हवाले से देखें तो ईरान ने एक सिग्नेचर जो है वो कायम कर दिया हुआ है, जो उसने जवाब अमेरिका को दिया. रेजिस्टेंस नॉट रिटेलिएशन. ये वो कौम है, मैं आपको रिमाइंड कर दूं, 7,000 साल से, मतलब दिस इज देयर एक्सपर्ट्स ऑन दिस, जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कॉन्कर कर सका, जिन्होंने चेस इन्वेंट की है. आप कैसे सोच रहे थे? एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन, मज़ाहमत का उनसर उनकी तरफ से नुमाया हुआ. दुर्रे अकरम साहिबा, अंजा साहिबा जिस तरह हवाला दे रही थी कि ईरान ने साबित किया कि नाम गजा है न सीरिया है, लेकिन मेरा एक सवाल है. एक पीस बोर्ड बनाया गया था, एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसके मुताबिक जो सैकड़ों अरब डॉलर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होना थी गजा के अंदर, उसे एक माशी हब बनाया जाना था, और उसके अंदर बड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद थे. जैरेड कुशनर भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, एग्रीमेंट्स वालों में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, बड़े बड़े सरमायाकार मौजूद थे, टोनी ब्लेयर का नाम बीच में आ रहा था. सिंगल पैनी नहीं लगी वहां पे, कोई वहां पे जाके इन्वेस्ट करने को तैयार ना हुआ. इजराइल भी वहां से पीछे ना हट सका. इजराइल अभी वहां पे मजीद दरअंदाजी कर रहा है. मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो $300 बिलियन का एक वादा किया जा रहा है या कोई बात की जा रही है मुआशी बहाली के लिए ईरान के हवाले से, ये किस हद तक पाया तकमील तक पहुंचेगा? और इसके अंदर वो जो इन्वेस्टर हैं, जिसमें से कुछ इन्वेस्टर्स हमें गजा के अंदर भी वही दिखाई देते थे, वो यहां पे पैसा कैसे खर्च करेंगे? अच्छा, ये जो ईरान की इन्वेस्टमेंट की बात है, इसके अंदर हमने बड़े अबाउट टर्न्स देखे हैं. सबसे पहले हमने देखा कि शायद अमेरिका खुद कमिट कर रहा है. फिर उसके बाद अगले इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नहीं, अमेरिका को वाशिंगटन डीसी नहीं देगा, ये पैसा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जीसीसी कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी. फिर जीसीसी कंट्रीज में जब बात हुई तो सऊदी अरब ने कहा हमारी तो ऐसी कोई डील नहीं हुई, वी डू नॉट नो कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है. कुछ ऐसी ही बातें यूएई ने भी कभी हाँ कभी ना के मिसदाक बात की कि यूएई कोवर्टली तो अपना काम कर रहा था, लेकिन इन द पब्लिक आई यूएई ने डिनाई कर दिया और पीछे भी हट गया इन सब बातों से. फिर उसके बाद जब आप अमेरिकन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर वाकई में इस टाइम पे बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं. कुछ लोग ये बात भी याद कराते हुए नजर आते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा था कि बोर्ड ऑफ पीस को वो यूएन के बराबर लाकर खड़ा कर देंगे और एक पैरेलल सिक्योरिटी और पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यूएन की प्लेस को, यूएन की सिग्निफिकेंस को बिल्कुल खत्म कर देगा. ऐसा कुछ तो हमें होता हुआ नजर अभी क्या अगले 100 साल में भी नहीं आ रहा. फिर उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो अमेरिका और इजराइल की जो इस टाइम अलायंस है वो इट्स एट द वर्स्ट पॉसिबल लोज. आप कह सकते हैं कि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो, वो बैठा हुआ हो, और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट, जो कि माइंड यू आने वाले वक्त में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी भी बन सकता है, वो इतने खुले अल्फाज में इसराइल को ललकार रहा है, इतने खुले अल्फाज में इसराइल को अपनी प्लेस बता रहा है. दूसरी तरफ इसराइली कमेंट्री के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी कॉइन की, डोनाल्ड हुसैन ट्रंप मेरा ख्याल है उन्होंने कहा. तो ये इसको उन्होंने टेंटमाउंट किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद अपना मजहब बदल चुके हैं. और दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये भी साथ में कहा कि इजरायली कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमें अमेरिका के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है अपनी पॉलिसी बनाने के लिए. तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं इस टाइम पर. और वॉशिंगटन डीसी में जो लोग बैठे हैं, आप थिंक टैंक्स की बात करें, खास तौर पर अगर अटलांटिक काउंसिल के डिस्पैचेस को देखें तो वो इन सब बातों को बहुत तेजी से एनालाइज भी कर रहे हैं. और मेरा उनके भी एनालिसिस जो है वो हर रोज बदल रहे हैं. तो ये इट्स द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स. यहाँ पे तो हर घंटे तजिया तब्दील हो रहा है, क्योंकि हर घंटे ये मालूम नहीं कि अगले 2 हफ्तों की जो पेशीन गोई की जा रही है वो अगले 2 घंटे भी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी. That is so true. That is so true. अंजा साहिबा, इस पे आपका कमेंट भी चाहूंगा. ये जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ या एक फंड के तायुन की बात कर रहा हूँ, इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या पेशीन गोई की जा सकती है? अबाउट गजा पीस पोर्ट या अबाउट ईरान की जो रीबिल्डिंग है? मैं गजा पीस बोर्ड की मिसाल बना के ईरान की इन्वेस्टमेंट की बात कर जी. सो अब इसमें देखें, अगेन मैं आपका सवाल उसी तरह आंसर करूंगी कि ईरान जो है ना वो गजा नहीं है. सो आप अगर ये समझें कि वहां तो ना स्ट्रक्चर था ना गवर्नमेंट थी, मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत टेंटेड हालात थे. लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि ईरान के जो MOU के भी जो टर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा, ये पूरा रिलेशनशिप अभी रादर देन बीइंग डिप्लोमेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ये एक ट्रांजैक्शनल
अप्रोच पे चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप नए हर्मुज खोलें, हम असासे अनफ्रीज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एवरीथिंग इज टाइड टू सम स्ट्रेटेजिक लेवरेज फ्रॉम द अदर एंड. सो यहाँ पे आई थिंक कि एक और भी इंटरेस्टिंग पहलू जिसको देखना चाहिए, ईरान का. मिस अंजा एक चीज बताइए, यानी गारंटी के तौर पे ईरान के पास क्या होगा? यानी मिसाल देता हूं, सैंक्शंस खत्म कर देते हैं, उसके अलावा जो है वो डाइल्यूट जो यूरेनियम करना है वो वहीं पे होगा, लेकिन $300 बिलियन में से कुछ इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते, तो ईरान के पास ऑप्शन क्या होगा? क्या वो उठ के मिसाइल बरसाएगा? क्या वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा? होगा क्या? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो वो ये करेगा. देखिए, ईरान के पास ना 2-3 किस्म की स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है जो उन्होंने अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के जरिए इस दफा बता दी है. सो सबसे पहली बात उनकी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जितनी प्रॉक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, द रीजन दे हैव न्यूसेंस वैल्यू पूरे खत्ते के अंदर, जिसपे आई थिंक फॉर द सेक ऑफ पीस वो बाकी सारे आमादा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है बी एट बहरीन, कतार, कुवैत, ओमान, बहुत ज़्यादा सेटबैक्स आए हैं इकोनॉमिकली भी. दूसरी चीज़ जो एक और उनके लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस साबित हुआ है, इवन दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक नेचुरल वाटरवे है, सो अनलाइक द स्विस कनाल आप उस पर एक चार्ज नहीं लगा सकते इंटरनेशनल जो मेरी टाइम लॉ है उसके तहत. लेकिन अगेन वो भी उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस ही साबित हुआ. जितने सैंक्शंस लगे थे उन पे कई सालों के, उन्होंने जिस तरह फिर भी रेजिस्टेंस दिखाई है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू है. क्योंकि अगर आप ये देखें कि आप पाकिस्तान के साथ, हमने भी उनके साथ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट सैल्वेज कर लिया है. दूसरी चीज, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ हम शायद इसको उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि देखें ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बड़ी जरूरी है चाइना और सीपेक 2.0 के लिए, खासकर कि जितने इनरोड्स क्रिएट कर रहे हैं. तो आई थिंक चाइना, रशिया का यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जिसके लिए वो दे विल गो टू एनी लेंथ्स यूएस को यहाँ पे कर्टेल करने के लिए. सो आई थिंक ईरान के साथ कोई भी इस तरह अगर मैं देखूं कि नाइंसाफी होगी, तो उसकी गारंटीज जो हैं वो दूसरे तरीकाकार की निस्बत बड़ी मजबूत दिखाई देती हैं. जी आई थिंक, और इस पहलू में देखें आप, पाकिस्तान का भी एक बड़ा किरदार है जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी स्टेक पे है. तो हमारे जिस मौके के ऊपर हमने एश्योरेंस दी हुई है, तो उसका जो है जवाबदेही का अमल जो है उसके भी हिस्सेदार होंगे. बहुत शुक्रिया अंजा साकिब साहिबा और दुर्रे अकरम साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए. नाज़रीन, खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत. आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.